हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये है पार्ट 1। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज इस वॉर में इन्वॉल्व थी। फिर हम पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म कॉजेस क्या हैं इस वॉर के। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से नेशंस इस वॉर में इन्वॉल्व थे। एक साइड पे थे एलाइज। अब ये एलाइज कौन सी कंट्रीज थी? एलाइज थी आपका रशिया, रोमानिया, फ्रांस, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, सर्बिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूएस ने बाद में ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये भी एलाइज जो एलाइड पावर थी, इसको एलाइज बोलते हैं, एलाइड बोलते हैं, इनके साइड था। अब इन पावर्स में से अगर मैं बोलूं जो मेन 3 पावर थी जिनका रोल था एलाइड में से, जो सबसे मेन पावर थी वो थी एक तो आपकी रशिया, सेकंड थी आपकी यहाँ पे फ्रांस, तीसरी थी आपकी ग्रेट ब्रिटेन। तो ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी एलाइड पावर्स में। बाकी सब एक तरीके से इनके साइड साथ में थे, लेकिन जो मेन रोल था एलाइड पावर्स में वो इन 3 का था, रशिया, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन। तो दूसरी साइड क्या था? दूसरी साइड था सेंट्रल पावर्स। अब सेंट्रल पावर्स कौन सी थी? सेंट्रल पावर्स थी आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर को आज की डेट में टर्की बोला जाता है। जो टर्की वाला एरिया है मैप में उसको बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अब ये सेंट्रल पावर देखिए, सेंट्रल पावर को सेंट्रल क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये मान के चलते हैं कि जैसे कि ये आपका वर्ल्ड इस तरीके से, अगर जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये ऐसे करके डिवाइड होगी। ये बिल्कुल सेंट्रल पावर्स होके जाएगा, जो एक्सेस है ना इस तरह से डिवाइड होके जाएगा। ठीक है, तो जो अर्थ है एक तरीके से मानते हैं कि इसके अराउंड ही रिवॉल्व होती है, इसके अराउंड ही रोटेट होती है, इस सेंट्रल एक्सेस के अराउंड। ठीक है, और ये जो एक्सेस जाता है ये होके इन सेंट्रल पावर से जाता है। ये जर्मनी है, ये ऑस्ट्रेलिया हंगरी है और ये ऑटोमन एम्पायर है। तो ऐसे ये लाइन जाती है और इसके अराउंड ही पूरा जो अर्थ है वो रोटेट होता है। तो इसलिए ये सिर्फ नाम के लिए कि इसका नाम सेंट्रल पावर्स क्यों है, ताकि आपको इजी हो जाए याद रखने में कि ये बिल्कुल सेंटर में पड़ती हैं सेंट्रल पावर्स। तो ये लड़ाई थी एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। फिर थोड़ा सा और दिखाया गया है यहाँ पे कि सेंट्रल पावर्स कैसे हैं। देखिए मैंने बोला था ये बिल्कुल सेंटर में होती हैं। ये रही सेंट्रल पावर्स। आपका ये वाला एरिया पूरा है जर्मनी का। ठीक है, ये जर्मनी है, ये आपका है ऑस्ट्रिया हंगरी, और फिर ये पूरा आपका एक तरीके से ऑटोमन एम्पायर है। सेंट्रल पावर्स में मेन 3 पावर्स थी, जर्मनी, ये इस मैप में भी देख सकते हो, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन एम्पायर। ये तो थी सेंट्रल पावर्स की मेन 3 पावर। ऐसी एलाइड पावर्स में मेन 3 पावर थी। एलाइड पावर्स में मेन 3 पावर कौन सी थी? एक तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, दूसरा फ्रांस, तीसरा रशिया। ये 1 2 3, तो ये 3 पावर और इधर ये 3 पावर पिंक में और ये 3 ग्रीन में। तो जो पिंक में है ये सेंट्रल पावर है, बिल्कुल सेंटर में, ऐसे याद रखिएगा, इसलिए इनका नाम सेंट्रल पावर्स है। ये साइड में जो है ये इनकी थी एलाइड पावर्स, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन का ही पार्ट है। अब देखते हैं, ये तो हमने देखा कि लड़ाई किन 2 साइड के बीच में थी। अब ये देखा जाता है कि लड़ाई हुई क्यों। ठीक है, ये लड़ाई क्यों हुई? ठीक है, तो हम देखेंगे पहले लॉन्ग टर्म कॉजेस की। ये जो वॉर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके मेन कॉजेस क्या थे, लॉन्ग टर्म कॉजेस क्या थे जो लंबे टाइम से चले आ रहे थे। ठीक है, 2 तरह के कॉज होते हैं, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक होता है इमीडिएट। तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है जो काफी लंबे टाइम से चल रहा हो। ठीक है, तो आज हम जो काफी लंबे टाइम से कॉजेस चल रहे थे जिसकी वजह से वॉर हुआ, लड़ाई ऐसे नहीं होती, कोई ना कोई कारण तो होता है लड़ाई होने का, कोई एक वजह होती है जिसकी वजह से लड़ाई होती है। तो हम पढ़ेंगे लॉन्ग टर्म क्या कॉजेस थे जो लंबे टाइम से चले आ रहे थे जिसकी वजह से लड़ाई हुई है। तो देखते हैं, पहला कॉज था डिवीजन ऑफ यूरोप, सेकंड मिलिटेंट नेशनलिज्म, थर्ड मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस, फोर्थ क्लैश ऑफ इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल राइवलरी, बाल्कन इशू, नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस, एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव इंटरनेशनल मशीनरी। तो सबसे पहला जो कॉज है लॉन्ग टर्म कॉज वो है डिवीजन ऑफ यूरोप। अब ये क्या चीज है? देखिए, यो यूरोप था, यूरोप आपका डिवाइड हो गया था 2 हिस्सों में। अब 2 हिस्से क्या थे? अलग अलग, सबने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए थे, जैसा कि अभी हमने पीछे भी देखा है एलाइड और सेंट्रल। तो ये वॉर होने से पहले
यूरोप का डिवीजन पहले ही हो चुका था, ठीक है। तो एक साइड पे तो बनाया था अलायंस, इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल एंटिटी में कौन कौन सी पावर थी? ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। और एक साइड पे क्या बना था? ट्रिपल अलायंस बना था। उस ट्रिपल अलायंस पे कौन कौन थे? अलायंस बना लिए थे सब अपने अपने, जैसे ग्रुप बना लेते हैं ना, अपने अपने ग्रुप बनाते हैं हम लोग, तो ऐसे ये ग्रुप बने हुए थे। तो ये जो ग्रुप बन रहे थे, ये जो ग्रुपबाजी हो रही थी, ये एक इससे क्या हो रहा था? कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। ये वॉर होने से पहले की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वॉर होने से पहले ही ग्रुप्स बनने स्टार्ट हो गए थे यूरोप में। लेकिन जब ग्रुप्स बन जाते हैं अलग अलग, एक ग्रुप अलग हो गया, एक ग्रुप अलग हो गया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपस में राइवलरी और कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला ग्रुप बना था ट्रिपल एंटिटी, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया था। दूसरा ग्रुप बना था ट्रिपल अलायंस, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली था। एक चीज और बता देता हूं, इटली स्टार्टिंग में तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की साइड में था, लेकिन जब वॉर शुरू हुआ तो ये इटली किनारे निकल गया और इधर की साइड आ गया। समझ रहे हो? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टिंग में इटली इनकी साइड था जब अलायंस हुआ, लेकिन जब वॉर स्टार्ट हुआ तो इटली इनकी तरफ आ गया था और इसको जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी को इसने छोड़ दिया था, ठीक है। और जब वॉर स्टार्ट हुआ तो इनकी साइड और भी बहुत सारी कंट्रीज आ गई। इस साइड में कौन कौन सी कंट्री आ गई? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, मैंने बोला ना इटली बाद में इधर आ गया था, यूएस, ये सारे इन्होंने ट्रिपल एंटिटी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया। और इनके साथ कौन कौन आ गया? ये तो चला गया। इनके साथ आ गया ऑटोमन एम्पायर, जिसको मैंने बोला आज की डेट में टर्की वाला एरिया है, और बुल्गारिया, ये इनकी साइड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे जब ये सारी कंट्रीज ने ज्वाइन कर लिया इनको, तो ये बन गई एलाइड पावर्स। और जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी को जब ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया ने ज्वाइन कर लिया तो ये बन गई सेंट्रल पावर्स। तो इस तरीके से अलायंसेस कुछ नहीं है, ग्रुप्स बन गए थे बहुत पहले से ही वॉर होने के स्टार्ट होने से। फिर दूसरा लॉन्ग टर्म कॉज है मिलिटेंट नेशनलिज्म। अब ये मिलिटेंट नेशनलिज्म क्या है? मिलिटेंट नेशनलिज्म में क्या है कि देखो, एक तो होता है नेशनलिज्म कि हम इंडियन हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हमें नेशन के लिए बहुत कुछ करना चाहिए, हमारी ड्यूटी है कि हम अच्छे से रहें, नेशन को प्रोटेक्ट करें, और हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है। बट एक होता है मिलिटेंट नेशनलिज्म। मिलिटेंट नेशनलिज्म का मतलब ये हुआ कि मतलब दूसरी कंट्री की तरफ हेट करना, ठीक है। मतलब जैसे कि मैं आज बोलूं कि इंडिया है, मैं इंडियन हूं, इंडिया बहुत अच्छी बात है कि मेरे अंदर एक नेशनलिटी की भावना है, मैं इंडिया से प्यार करता हूं। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मैं बाकी सारी कंट्रीज से हेट करता हूं, मैं पाकिस्तान से हेट करता हूं, मैं जापान से हेट करता हूं, मैं चाइना से हेट करता हूं, मैं श्रीलंका से हेट करता हूं, ठीक है, और जो भी मुझे दिखाई देगा, जो भी इंडिया के जरा सा भी कुछ भी एक शब्द भी इंडिया के अगेंस्ट बोलेगा तो मैं उस कंट्री को खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। टेररिज्म पर उतर आते हैं जब लोग, तब ये होता है मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है। तो एक तरीके का ये वो पेट्रोटिज्म है। पेट्रोटिज्म बहुत अच्छी चीज है, सबके अंदर होनी चाहिए, लेकिन जब ये एक्सट्रीम हो जाता है, जब आप एकदम वायलेंस पे उतर आए, बिल्कुल टेररिस्ट एक्टिविटीज करना शुरू कर दें, तो ये हो जाता है मिलिटेंट नेशनलिज्म, ठीक है। तो ये एक तरह की ना भावना उस टाइम पे यूरोप की कंट्रीज में बनना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। जर्मनी वाले बिल्कुल चिढ़ते थे ब्रिटेन वालों से कि बिल्कुल इनको मार दो, ब्रिटेन वाले कहते थे जर्मनी वालों को मार दो, और रशिया वाले कहते थे इनको मार दो। मतलब आपस में इतना ज्यादा हेटरेट हो गया था कि बस हमारी कंट्री है, दूसरी कोई भी कंट्री आए उसे मार दो, खत्म कर दो। तो ये एक तरीके का मिलिटेंट नेशनलिज्म है, ठीक है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव और एग्रेशन आ गया था। फिर एक वॉर हुआ था फ्रांस और प्रूशियन वॉर। प्रूशियन मतलब उस टाइम का जर्मनी है, ठीक है। जर्मनी की तो स्टार्टिंग से ही फ्रांस से काफी लड़ाई थी, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है 1914 से लेके 1918 तक, ठीक है। ये टाइम था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, इस ड्यूरेशन में हुआ है। लेकिन उससे पहले ही जर्मनी और फ्रांस लड़ाई कर चुके थे। ये 1870 के आसपास लड़ाई हुई थी जर्मनी और फ्रांस की, और जर्मनी उसमें जीत गया था। जर्मनी काफी पावरफुल था, ठीक है। तो जर्मनी उसमें क्या हो गया था, जर्मनी जीत गया था फ्रांस से, और जर्मनी ने फ्रांस के बहुत सारे जो एरियाज हैं उसे कैप्चर कर लिया था। तो अब क्या था, फ्रांस के अंदर एक अंदर से पहले ही एक बड़ी हेट्रेट की भावना थी जर्मनी को लेके कि यार इसने मेरे एरिया को कैप्चर कर लिया। और वो जो एरिया जर्मनी ने कैप्चर किए थे वो बहुत अच्छे एरिया थे जियोग्राफी वाइज, मतलब उसके अंदर मिनरल्स काफी थे और बहुत रिच चीजें थी उसके अंदर। तो फ्रांस के अंदर एक अंदर वैसे भी एक भावना थी रिवेंज लेने की, ठीक है। फ्रांस को एक अंदर से चाहती कि जर्मनी ने मुझे हराया, मैं इससे रिवेंज लूंगा, ठीक है। तो ये
इस तरीके से ये जो पहले से ही जो वॉर हो रहे थे उस टाइम पे लड़ाइयाँ चल रही थी, तो ये जो वॉर हो गए और ये जो मिलिटेंट नेशनलिज्म हुआ, इसकी वजह से ही बाद में ये 1914 से 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट हो गया था। बाद में ये कॉजेस थे, एक अंदर से एक गुस्से की जो आग थी वो पहले से ही लगना स्टार्ट हो गई थी। फिर है मिलिटरिज्म एंड आर्मामेंट रेस। अब ये क्या है, देखिए मैंने बोला जर्मनी उस टाइम काफी पावरफुल था, ठीक है, तो जर्मनी ने ना अपने बहुत सारे आर्म्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, बहुत सारी वॉर में जो उसमें चीजें यूज होती हैं उसको बनाना स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे वॉरशिप्स बना लिए थे, उसकी नेवी बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज थी अफ्रीका में, ठीक, जर्मनी की बहुत सारी कॉलोनीज थी अफ्रीका में। कॉलोनीज क्या होता है कि जैसे कि आपने एक एरिया को कैप्चर कर लिया और सारा का सारा वहां से सामान, मतलब उसको गुलाम बना लिया, तो जर्मनी के बहुत सारे गुलाम छोटे छोटे नेशंस थे अफ्रीका में। अफ्रीका बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, वहां पे कुछ नेशंस को इसने अपने अंदर गुलाम बना लिया था जर्मनी ने। तो अब जर्मनी ने गुलाम बना लिया था अफ्रीका में, उधर से ब्रिटेन भी चाहता था कि मैं भी गुलाम बना लूं, रशिया भी चाहता था मैं भी गुलाम बना लूं। तो अब क्या था, जर्मनी को अगर अपना वहां पे उनको गुलाम बना के रखना है तो, और वो अगर वो बचाना चाहता है उसको ब्रिटेन से और रशिया से, क्योंकि वो भी चाहते थे कि हम भी से गुलाम बना लें अफ्रीका को, तो जर्मनी ने वहां पे, और तो जर्मनी को डर था कहीं ये अटैक ना कर दे, रशिया अटैक ना कर दे या ब्रिटेन अटैक ना कर दे मेरी कॉलोनीज पे और मेरी कॉलोनीज को हड़प ना ले। तो इस चक्कर में जर्मनी ने वहां पे नेवी लगा दी, बहुत पावरफुल नेवी बनानी स्टार्ट कर दी, वॉर शिप्स में वॉर की जो चीजें होती हैं इसमें काफी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उस टाइम पे जर्मनी ने एक शिप बनाई थी इम्पेरेटर। जर्मनी, याद रखिए जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग तब भी बहुत स्ट्रांग थी और जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग की आज भी दाद दी जाती है दुनिया में, जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रांग है आज भी। तो उस टाइम पे जर्मनी ने एक वॉरशिप बनाई थी जिसका नाम था शिप इम्पेरेटर, सबसे बड़ी शिप उस टाइम पे वॉर की एक शिप थी वर्ल्ड में। ये उसकी पिक्चर है इम्पेरेटर की, देखिए ये पूरा शिप है, ठीक है, पूरा जर्मनी ने बिल्ड किया था। तो अब इससे क्या हुआ, अब इनको जब जर्मनी इतना ज्यादा नेवी स्ट्रांग कर रहा है, वॉर की चीजें बना रहा है, तो इससे ब्रिटेन और फ्रांस को भी फिर थोड़ा टेंशन होना स्टार्ट हो गई। इनको लगा कि यार ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, जर्मनी अगर बनाता रहा ऐसी हम पे अटैक ना कर दे। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने फिर ये भी इस रेस में आ गए, ये भी इन्होंने भी बनाना स्टार्ट कर दिया कि आर्म्स बनाओ और हथियार बनाओ और बंदूकें बनाओ और आप प्लेन्स बनाओ, नेवी स्ट्रांग करो। तो एक आर्म की रेस स्टार्ट हो गई थी, तो वो बना रहा है तो मैं भी बनाऊंगा। फिर क्लैश ऑफ इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट एंड कॉलोनियल राइवलरी। देखिए उस टाइम पे क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था काफी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी बड़ी सेटअप हो गई थी, काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी और पूरा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यूरोप में हुआ था। और ये मान लीजिए ये है यूरोप, और यूरोप में सारी पावर्स आ रही हैं आपकी, ब्रिटेन आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, ये सारे इसके यूरोप के अंदर है। अब यहां तो इंडस्ट्रीज सेट हो गई, अब इंडस्ट्रीज में वहां सेट हो गई, तो अब इंडस्ट्रीज को वहां पे चलाने के लिए क्या चाहिए, मैन पावर चाहिए, लोग चाहिए, और इनको रॉ मटेरियल चाहिए। भाई इनको मान लो शिप्स बनानी है, इनको बड़ी बड़ी ट्रेन बनानी है, हवाई जहाज बनाने हैं, तो उसके लिए उनको रॉ मटेरियल भी चाहिए ना, आयरन चाहिए, स्टील चाहिए, तो कहां से लाएंगे, मैन पावर कहां से लाएंगे इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए। इसके लिए इन सारी पावर्स ने, जर्मनी ने, इंग्लैंड ने, फ्रांस ने क्या करा, ये इधर अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और ये इधर एशिया कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे जा जाके इन्होंने गुलाम बनाना स्टार्ट कर दिया। यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका में और एशिया में अपनी अपनी कॉलोनीज बना ली, नेशंस को गुलाम बना लिया, जिसमें से इंडिया भी एक कॉलोनी था ब्रिटेन का। तो ये क्यों बना रहे थे, क्योंकि इनको मैन पावर चाहिए थी और इनको रॉ मटेरियल्स चाहिए थे। जैसे इंडिया से कॉटन ले लिया था, कॉटन ले लेके यहाँ पे अपनी शर्ट्स बना दी, पैंट्स बना दी, बड़ी बड़ी यहाँ से कॉटन की चीजें बना के वापस इन्हीं कंट्रीज में बेचते थे, एक्सप्लॉइट करते थे कॉलोनीज को। तो अब क्या हुआ था, यहाँ पे एक रेस लगी हुई थी, जर्मनी कह रहा कि मैं यहाँ पे ज्यादा कॉलोनी बनाऊंगा, ब्रिटेन कहता कि मैं कॉलोनीज बनाऊंगा, क्योंकि जिस नेशन को, जिसके ज्यादा नेशन गुलाम होंगे उसको ज्यादा मैन पावर मिलेगी, ज्यादा लोग मिलेंगे अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए, ज्यादा लोग मिलेंगे इंडस्ट्रीज बढ़ाने के लिए, ज्यादा रॉ मटेरियल मिलेगा, तो वो कंट्री क्या होगा, ज्यादा ग्रो करेगा। तो एक होड़ लग गई थी, एक रेस हो गई थी आपस में सारी यूरोपियन कंट्रीज में, इनके अंदर जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, कि मैं इस नेशन को गुलाम बनाऊंगा, मैं इस नेशन को गुलाम बनाऊंगा। तो ये एक क्रैश हो गया था, आपस में क्लैश हो गया था, ठीक है, कि मैं कॉलोनी, एक राइवलरी आ गई थी कि मैं इस कॉलोनी, मैं इसे कॉलोनी बनाऊंगा, मैं इसे गुलाम बनाऊंगा, मैं इस नेशन को गुलाम बनाऊंगा। तो इस तरीके से था। फिर एक बाल्कन इशू है। अब बाल्कन क्या है, बाल्कन देखिए ये वाला एरिया है पूरा, दिख रहा है मैप में, ये पूरा बाल्कन एरिया है। ये पहले उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था,
ठीक है, अब क्या हुआ, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था लेकिन फिर ये आजाद हो गया। अब जब ये आजाद हो गया तो बहुत सारे इसके अंदर नेशन थे, बाल्कन नेशंस बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं मैप में, सर्बिया, रोमानिया, इस तरीके से ये नेशंस थे। अब ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर से हो गए आजाद। अब जैसे ये आजाद हुए तो अब इन, तो यहाँ पे फिर दोबारा एक रेस लग गई। ये ब्रिटेन कह रहा कि मैं इन जो आजाद हुए नेशंस इनको मैं गुलाम बनाऊंगा, जर्मनी कह रहा मैं गुलाम बनाऊंगा, रशिया कह रहा मैं गुलाम बनाऊंगा। फिर दोबारा ये स्टार्ट हो गया क्योंकि ये जो बाल्कन नेशंस अभी आजाद हुए हैं ऑटोमन एम्पायर के अंडर से, तो ये जैसे ही आजाद हुए तो ये सारे स्टार्ट हो गए कि मैं ऐसे गुलाम बना लूं, मैं गुलाम बना लूं, मैं गुलाम बना लूं। ठीक है, तो ये एक बाल्कन इश्यूज था, सबके अंदर घोड़ लगी हुई थी कि इन बाल्कन नेशंस को कौन वो करेगा, कैप्चर करेगा, कौन अब गुलाम बनाएगा। फिर एक नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस। अब ये नेगेटिव रोल ऑफ प्रेस क्या है कि प्रेस, देखिए डेमोक्रेसी के आपको पता होंगे 4 पिलर होते हैं, जनरली बुक्स में 3 लिखे होते हैं, वैसे 4 होते हैं। देखिए, एक आपका होता है आपका लेजिस्लेटिव, ये सब आपका सिविक्स का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, और चौथा होता है मीडिया। तो ये चौथा पार्ट जो है, जो चौथा पिलर है, ये पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। एक तरीके से समझ लिए पिलर ऑफ ये पिलर ऑफ नेशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और आपका मीडिया। तो ये जो बहुत रोल प्ले करता है नेशन के बढ़ने में, ठीक है, मीडिया। तो अब उस टाइम पे क्या हुआ, मीडिया मतलब ये न्यूज़पेपर, प्रेस, टीवी, ये सब मीडिया है। उस टाइम क्या करा, मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया। मीडिया में बढ़ा चढ़ा के न्यूज़पेपर में बोला जाता था कि ये कंट्री के लोग अटैक कर रहे हैं, इन्हें मारो, हेट्रेड भर दी गई, ठीक है, डाउट भर दिया गया लोगों के दिमाग में, स्ट्रेस भर दिया गया कि वो तुम पे अटैक कर रहे हैं, मारो, लड़ो, जैसे ये दिखाई दे मार दो। तो ये एक पिक्चर है उस टाइम पे ब्रिटेन के न्यूज़पेपर की। तो उस टाइम ब्रिटेन के न्यूज़पेपर में देखिए क्या निकला था, जर्मनी इज सेलिब्रेटिंग फॉल ऑफ स्लॉटर जर्मन्स 10,000 फॉल बिफोर, मतलब इस तरह की, देखिए ये इस तरह से लोगों को कहीं ना कहीं उकसाया जाता था। नेगेटिव रोल प्ले किया उस टाइम पे प्रेस ने काफी लोगों को भड़काने का, क्योंकि जितना लोगों को भड़काएंगे, गुस्सा होगा, फिर वॉर के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर फाइनली एक कोई भी ना इंटरनेशनल मशीनरी नहीं थी। आज की डेट में कौन सी इंटरनेशनल मशीनरी है, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक, ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी थी, इसके बारे में बाद में देखेंगे। तो उस टाइम पे कोई भी एक इफेक्टिव इंटरनेशनल मशीनरी नहीं थी, मतलब कोई भी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी कि जो ये जो आपस में टेंशन बन रही थी इन सबको क्या करती, समझाती कि भाई लड़ाई मत करो, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप लोग शांति से रहिए। तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। आज की डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर 2 कंट्रीज के बीच में प्रॉब्लम अगर हो रही है, लड़ाई होने वाली है, तो यूएन बीच में आ जाता है, यूएन आके बोलता है कि लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है, ज्यादा बड़े लेवल पे होगी तो यूएन बीच में इंटरवीन करेगा, यूएन बीच में आके इंटरप्ट करेगा कि आप लड़ाई मत करिए। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कुछ नहीं था, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं थी जो समझाएगी लड़ाई मत करो। इसी वजह से जब ये कमी इनको खली, जब इनको दिखाई दिया कि यार एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद लीग ऑफ नेशंस बना था। ये बना कब था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, तो ये उसके बाद का है। ठीक है, ये उसका आफ्टर इफेक्ट है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो गाइस ये था आज का वीडियो। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो, और मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा मेरे वीडियोस को ज्यादा से लोगों तक पहुंचाएं ताकि सबको इजी और सिंपल इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।